हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का जो एग्जाम चल रहा है उसके साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो उम्मीद है कि एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, जिस क्वेश्चन के बारे में हम समझाएंगे उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। लाइट चैप्टर से होता है कि निर्वात मतलब समझते हो खाली स्थान, यानी निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के जो परावर्तन है उसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पूछ लेता है कि अगर दिया हुआ है कि बोल दे कि अगर आपतन कोण यानी कोण आई बराबर दे दिया 60 डिग्री, तो आप बताइए कि कोण आर बराबर यानी परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतन कोण जितना होता है ना परावर्तन कोण उतना ही होता है, यानी ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये किसका नियम है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो किस नियम पर आधारित है, किसके कारण हमें दिखाई देती है। तो क्या है, वो प्रकाश के परावर्तन है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। और आगे पूछ लेता कि स्नेल का नियम क्या है। जो स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम बार बार पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में। स्नेल का नियम होता है sin I / sin R। ठीक, स्नेल का नियम क्या है? sin I / sin R। साइन को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जया, और इसको साइन को बोलेंगे जया और कॉस रहेगा तो कोजया, मतलब पूछ लेता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि साइन को क्या बोलते हैं, तो जया बोलते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं ज्यादा, लेकिन स्नेल का नियम क्या है? sin I / sin R। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि स्नेल का नियम निम्न में से कौन है। ऑप्शन में आपको दे देगा sin I / sin R, sin I × sin R। कई बार क्वेश्चन में किस तरह से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रकाश के बोला कि जो प्रकाश है वो कैसा तरंग है। जो प्रकाश कैसा तरंग है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें ध्यान रखना है कि प्रस्थ आ रहा है, प्र आ रहा है ना, तो ऐसे समझ लिए कि यहाँ भी इसका प्र है, तो इसका मतलब प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि पूछ लेता है कभी कभी कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें ध्यान रखना है कि आधा धा दिया है तो इसका भी आधा धा है। इसका मतलब क्या है कि ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि क्या है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश कई बार पूछा है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश यानी निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश किससे चल सकता है? निर्वात में भी चलता है। प्रकाश क्या होता है? हमेशा और हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ ले कि प्रकाश चलता है सीधी रेखाओं में, है ना, तिरछी रेखाओं में कैसे भी पूछ सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश एक तरंग है, ये किसने बताया था? ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश एक तरंग है, ये किसका नियम है। और दूसरा पूछ सकता है कि प्रकाश एक कण है, ये किसका नियम है। तो प्रकाश एक तरंग है, इसको किसने बताया था? हाइगेंसबर्ग ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। और कण किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। कि न्यूटन ने बताया था क्या? न्यूटन क्या बताए थे? कि प्रकाश एक कण है। तो यह भी कई बार पूछा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंसबर्ग। और प्रकाश के कण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के कण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ठीक,
रोक। आगे क्या पूछ सकता है, अपवर्तन के बारे में आप जानते होंगे। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन से भी क्वेश्चन पूछता है। अपवर्तन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डिफिनीशन देकर भी पूछ सकता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कोई प्रकाश की किरण है, मानिए कि प्रकाश की जो किरण है, मानिए कि ये क्या है, एक सतह है, और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते से क्या होती है, भटक जाती है। पूछ ले कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने रास्ते से भटक जाती है, ये किसका नियम है या इसको क्या कहते हैं? तो ये किसका परावर्तन बोलते हैं। यानी एक अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसे, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाएगी और दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और पथ से विचलित हो जाती है इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस पर कई तरह से एग्जाम्पल पूछ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किसका नियम है। जैसे मानिए कि सिक्का जो होता है ना, मानिए कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ मतलब प्रतीत होता है। ग्लास में मानिए कि पानी है और उसके अंदर क्या कर दिया, सिक्का डाल दिया जाए, तो सिक्का या कोई भी ऐसा कण है जो थोड़ा हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसका नियम है, ये किस पे आधारित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के का ही उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का क्या क्या उदाहरण है? उदाहरण में क्या क्या पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल में पूछ सकता है। जो सिक्का जो उठा होता है वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। जैसे मानिए कि पानी के अंदर कोई पेंसिल डाल दिया जाए और पेंसिल जो होती है ना वो हल्का टेढ़ी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये किसका नियम, ये किसका उदाहरण है? तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। यानी ये क्या है कि अगर ये भी पूछता है कि अगर मछुआरे जो है, मछुआरे क्या करते हैं, अगर मानो कि मछली को अगर वेदना चाहते हैं, मतलब मछली को पकड़ना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उस जहाँ रहती है उससे थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, अपने भाला को मारते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली होती है ना थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वहां होती नहीं है, थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है। जितना भी ऐसा एग्जाम्पल है सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सिक्का क्या होता है, हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता है, पेंसिल जो होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और मछुआरा जो होता है ना वो अपना निशाना सही जगह नहीं लगा पाता है। इसका कारण सब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। आगे क्वेश्चन, अब इसके बाद जो मिरर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। मिरर जो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इससे कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, और समतल दर्पण से कई तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि डिफिनीशन पूछ लेता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण से और कई तरह से एग्जाम में पूछता है। अगर मानिए कि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रख दें, यानी समानांतर रख दें, तो उसके बीच अगर कोई वस्तु रखे तो उसका इमेज कितना बनेगा? तो उसका इमेज हमेशा क्या बनता है? अनंत बनता है, इसका कोई अंत नहीं हो। समझ लिया कि मतलब अनगिनत बनेगा। अगर दो शीशा समझ लीजिए पेज है दो, और दोनों पेज को क्या कर दे, ऐसे रख दे, और इसके बीच में कोई वस्तु मानिए हम है, तो अगर खड़े हैं तो अगर ये दोनों अगर इमेज है वो भी ये दोनों मिरर है और समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है अगर बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो क्या बनेगा? उसके बीच बनने वाला जो इमेज होगा ना अनंत होगा, यानी उसका कोई अंत नहीं, बहुत सारा इमेज बनेगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद अगर मानिए समतल दर्पण में अगर मानिए कि कोई वस्तु की दूरी देखी जाए, अगर मानिए कि कितनी दूरी पर, मानिए 5 मीटर दूरी पर अगर किसी वस्तु को रखें, तो समतल दर्पण के जो पीछे ना, यानी समतल दर्पण के पीछे वो कितना दूरी पर इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो जितना दूरी पर आप किसी वस्तु को रखेंगे उसका इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ 10 मीटर के दूरी पर रखेंगे तो इधर भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा, यहाँ 5 मीटर की दूरी पर रखिएगा तो 5 मीटर के, यानी जितना दूरी आप वस्तु मिरर से जितना दूर रहिएगा इमेज उतना ही दूर पीछे बनेगा, यानी सेम बनेगा जितना दूरी पर रखेंगे। आप जिस हाइट के हैं उतने हाइट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यानी
पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, वस्तु के बराबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि पूछ लिया कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन 4 को दे देगा, कई तरह से ऑप्शन दे देता है, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, कैसे कैसे एग्जाम में पूछ लेगा, या वास्तविक और उल्टा। तो कैसा बनता है समतल दर्पण में, हमेशा इमेज कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु के हमेशा बराबर बनेगा। अगर मानिए कि आपका पूरा इमेज देखना होगा तो वस्तु की हाइट कितनी होनी, वस्तु की हाइट अगर मानिए कि 5 मीटर है, तो कितना मीटर का क्या बोले समतल दर्पण है कि आपका पूरा इमेज बन जाए। तो आप जितने हाइट के है ना, उससे आधी हाइट की, मानिए कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 6 फीट की है, तो समतल दर्पण कितना फीट का होना चाहिए, कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। अगर 3 फीट का है तो पूर्ण रूप से आपका क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब पूर्ण रूप से बनेगा। और उससे थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होता है तो आपका इमेज कटा हुआ प्रतीत होगा, कहीं ना कहीं समझे, ऊपर से या तो नीचे से। इसका मतलब क्या है कि आपका इमेज अगर पूर्ण रूप से देखना है कि हम अगर अपना पूरा इमेज देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी हाइट से आधी हाइट की क्या होनी चाहिए, वस्तु, यानी h ऊंचाई की कोई वस्तु है तो इमेज कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए, कम से कम h/2 की, यानी आधी होनी चाहिए। तब जाकर के क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण रूप से इमेज बनेगा। समतल दर्पण में कैसा, काल्पनिक और सीधा बनता है और पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब समझ रहे हैं, यानी ये दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको क्या प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बाएं हाथ उठा रहे हैं, यानी पार्श्व प्रतिबिंब आपका बनता है। तो ये समतल दर्पण से कुछ, अगर समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम 5v से यानी 5 वेग के अनुसार, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो उधर से इमेज जो होगा ना डबल रफ्तार से आती हुई प्रतीत होगी। यानी यहाँ समझ ले 5 है ना, तो डबल यानी 10 v के रफ्तार से आती हुई प्रतीत हो गई। अगर माने किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं समतल दर्पण के सामने और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसका इमेज का प्रतीत हमें कैसा लगेगा, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है। तो समतल दर्पण से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण का सबसे पहला ध्यान रखना है कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक, वस्तु जितनी दूरी पर रखे उतनी दूरी पर बनता है, और जितनी हाइट का उससे आधे हाइट का अगर दर्पण हो तो आपका इमेज पूर्ण रूप से बनता है। अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए तो उसका इमेज जो होगा अनंत बनता है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ना कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं इसको, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो ये कई बार पूछता है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है ना, वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। एक अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है ना जिसमें वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक और सीधा भी बन जाता है। काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। यानी समझ लिए कि अवतल दर्पण में हर तरह के प्रतिबिंब बन जाते हैं, वास्तविक और उल्टा भी बन जाएगा, काल्पनिक और सीधा भी बन जाएगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। तो इस बात से ध्यान रखना है कि आपको अगर पूछे ऑप्शन में सिर्फ दिया हो, ये सब ऑप्शन में दिया होगा, तो ध्यान रखना कि सब आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस पर ध्यान रखना कि वास्तविक और उल्टा। ये रेयर केस में बनता है, कभी कभी बनता है, लेकिन ये समझ ले कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है इसमें हर तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं, 6 तरह का इसका गुण है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि 6 कहाँ किसी वस्तु की स्थिति रखेंगे ना तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये 6 प्रकार की इमेज कहाँ बनते हैं, इसको ध्यान रखते हैं। सबसे पहले देखिए, और कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
और जो अवतल दर्पण होते हैं ना, अवतल दर्पण में कैसा 6 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। ये पोल है, ये फोकस है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो समझिए कि पूछ लेता है एग्जाम में, आपसे पूछ ले कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक ना, किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी 6 प्रकार के इसके अंदर इमेज बनते हैं। तो 6 प्रकार के इमेज को ध्यान से देखते हैं कि पूछ लेगा कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बने। तो अनंत पर रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जब पहला स्थिति है कि अनंत पर रखे तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे। क्या ध्यान रखेंगे कि जिसका इमेज अगर क्या कहें, किसी वस्तु को अनंत पर रखें किसके सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा फोकस पे। और इसी का उल्टा ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु को हम कहाँ रख दें, फोकस पर रख दें, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका अपोजिट ध्यान रखना है। यानी दोनों कंडीशन आप समझ सकते हैं कि अगर अनंत बोले तो कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे, और फोकस बोले तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। तीसरा ऑप्शन अगर बोल दे कि आपसे कि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखें, कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो जब वक्रता केंद्र की बात है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखें तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। तो उम्मीद है तीनों समझ में आया होगा कि अनंत पर रखें तो फोकस पे, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे, और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे। तीसरा कंडीशन क्या, चौथा कंडीशन क्या है कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। कहाँ रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पूछ ले एग्जाम में कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अनंत के लिए क्या बताए थे, अनंत की बात आएगी तो क्या बोला, अनंत की बात है तो कहाँ बनता है, फोकस पे। अनंत की बात है तो कहाँ बनता है, यह ध्यान रखना कि अनंत की बात है तो कहाँ पे बनता है, फोकस पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात है, वक्रता केंद्र की बात है तो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे। इसका मतलब कहाँ किसके बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या कैसे ध्यान रखना, अनंत की बात है तो कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे, और वक्रता केंद्र की बात है तो वक्रता केंद्र पर। यानी इसके दोनों के बीच बोला है ना, तो इसी का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट ध्यान रखना कि फोकस, और इसका अपोजिट क्या होता है, वही होता है। इसका मतलब कहाँ इमेज बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके अगला अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, कहाँ पे रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अभी बताए थे ये वक्रता केंद्र और, ये चौथा कंडीशन था, ये पांचवा कंडीशन, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखे थे, इसका इमेज कहाँ बनेगा। अभी बताए थे वक्रता केंद्र की बात है तो वहीं पे वक्रता केंद्र पर, और फोकस की बात है तो कहाँ पे, अनंत इसके के बीच। क्या ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र आए तो वक्रता केंद्र, और फोकस आए तो अनंत, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। पांचवा क्या है, छठा क्या है, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और पोल के बीच रख दे, फोकस और कहाँ रख दे, फोकस और पोल के बीच जब आए तो क्या हो जाता है, इसका इमेज जो होता है ना, ये दर्पण के कहाँ बन जाता है, ये दर्पण के पीछे। ध्यान रखना है कि कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और यही इमेज जो होता है ना, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। यह ध्यान रखना है कि कहाँ काल्पनिक और सीधा होता है, तो यही काल्पनिक और सीधा होता है। वस्तु के बराबर कहाँ होता है, तो इस पर रखेंगे ना, तो ये सिंपल सी बात है कि जहाँ रखें वक्रता केंद्र पे, तो इसका वक्रता केंद्र पे ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये भी ध्यान रखना कि पूछ ले कि अवतल दर्पण में कहाँ जो प्रतिबिंब होता है ना, जो वस्तु के बराबर बनता है, तो वस्तु के बराबर कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु से बराबर बनता है। और फोकस पर रखे हैं तो क्या होगा, अनंत पे बनेगा, फोकस पर अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनने का मतलब कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और ये अनंत पे रखा था फोकस पे बनेगा, इसका मतलब क्या है कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो ये 6 कंडीशन है अवतल दर्पण से, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, इस बार भी एग्जाम में पूछने के 100% चांस है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठाकर आपको दे ही देगा। कि आपको ध्यान रखना कि वक्रता केंद्र अनंत पे रखे तो फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे, और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और फोकस और पोल के बीच रखें तो ये दर्पण के कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है इमेज। तो 6 कंडीशन है जो अवतल दर्पण से पूछता है। और अवतल दर्पण से क्या क्वेश्चन पूछता है, अवतल दर्पण का यूज पूछता है, 2 नंबर में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो अवतल दर्पण का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा एक बार क्वेश्चन पूछता है कि हजामती दर्पण में कौन सा
दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी दाढ़ी वाड़ी जो मोछ बनाने वाला जो दर्पण है, यानी हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का। ये क्वेश्चन बार बार नहीं हर बार पूछ लेता है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखना है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर जो होते हैं उसके अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये भी अवतल दर्पण का। जितने भी कान नाक और आंख के जो डॉक्टर होते हैं ना, उस जो इलाज करते हैं वो भी किसका यूज करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं डॉक्टर, तो इसका काम क्या है कि ये अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, जो प्रकाश के जितने भी किरण होती है ना, जो सभी को एक जगह एकत्रित कर देता है और एक जगह एकत्रित करने के बाद फोकस करता है, जिसके कारण वो क्या होती है, दूर तक जाती है। दूर तक जाने के कारण क्या होता है, वो फोकस होता है ना, बहुत दूर तक जाता है और पतला से जाता है, जिसके कारण वो दूर तक आपकी फोकस जाएगी, जिसके कारण वो आसानी से किसी चीज को देखा जा सकता है, दूर की वस्तु को भी आसानी से देखा जा सकता है। यानी क्या क्या आप हजामती दर्पण में इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, सोलर कुकर, कान नाक और आंख गला, जो भी डॉक्टर जो इलाज करते हैं ना, कान नाक गला जो भी इलाज करते हैं, उस सब में किसका उपयोग करते हैं, सब में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट समझते होंगे, सर्च लाइट होता है या घर पे जो होता है ना, हाथ जो टर्च होता है उसके अंदर, या गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो सबके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, सबके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है और आपसे कोई ना कोई एक एग्जाम्पल पूछ कर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस पे कि हजामती दर्पण हो गया, सोलर कुकर हो गया, कान नाक और गला के डॉक्टर के, और उसके बाद सर्च लाइट, हेडलाइट और घर में जो टॉर्च होते हैं, सभी के अंदर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सबके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, दर्पण जो सूत्र कई बार पूछ लेता है कि दर्पण का जो सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र याद रखिएगा। कभी जब सिद्ध करने के लिए पूछता है तो वो तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, लेकिन दर्पण सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पे ध्यान रखना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, कभी कभी आपको उल्टा करके पूछ लेता है, ऐसे भी करके। इस बात पे भी ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर मानिए ऐसा पूछ ले कि 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये वाला पता होना चाहिए कि इधर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए। ये फार्मूला अगर पता होगा, आपको ये फार्मूला नहीं पता तो ये लिख करके आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर से उधर कर सकता है, या ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u, यानी कुछ भी आपको लिख सकता है ऐसे करके, ठीक ना। इस पर ध्यान रखना कि मतलब ये इधर से उधर कर सकता है आपको, तो इस पर ध्यान रखना है। ये वाला फार्मूला याद रखना कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किसका सूत्र है, तो ये दर्पण का सूत्र है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये दोनों का सूत्र है। अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। उत्तल दर्पण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, जो साइड मिरर होते हैं उसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है। तो साइड मिरर जो होते हैं ना, जिससे जो साइड मिरर में सबसे ज्यादा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर जो इमेज बनता है ना, वो कैसा बनता है, ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण के अंदर जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है। पहला बात कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं उत्तल दर्पण को। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो जितने भी रोड लाइट होते हैं, ठीक ना, जो सोलर वाला लाइट आपको दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा लगा होता है, क्योंकि क्या करता है, ये जो प्रकाश की किरण को क्या करता है ना, फैला देता है, यानी एक जगह से एक पॉइंट से क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। तो इसके कारण इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जो अपसारी दर्पण का साइड मिरर में। साइड मिरर, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। रोड लाइट में किसका उपयोग करते हैं, रोड लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है कि रोड लाइट हो गया, सतलाइट, या इसे किस दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो दर्पण से इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक और सूत्र याद होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, R/2। ये भी सिद्ध कराया गया है, लेकिन F बराबर R/2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लेता है। F बराबर R/2 यानी जो फोकस होता है ना, कभी कभी इससे भी पूछ लेता है, जो फोकस और ये वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फोकस और
वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, क्या संबंध है? तो क्या होता है कि f बराबर r/2। कभी कभी ऑप्शन में ये ना दे करके क्या देता है, ऐसे दे देता है, या लिख करके ऐसे देगा r बराबर 2f। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है कि f बराबर r/2 होता है, या ऐसे ना दिया हो तो कैसे याद रखना है कि अगर r बराबर पूछ ले, यहाँ पूछ ले कि अगर f बराबर, तो f बराबर तो r/2 होता है, लेकिन r पूछ ले तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो इस पर ध्यान रखना है कि क्या होता है, r बराबर 2f। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानो कि वक्रता त्रिज्या, यानी r बराबर वक्रता त्रिज्या बोल दिया कि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो पूछ ले कि फोकस बताइए। तो याद होना चाहिए कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो f बराबर क्या लिख देंगे, r का वैल्यू कितना दिया है, 10/2, यानी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी या फोकस कितना होगा। तो f बराबर r/2 पे आराम से बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। चलते हैं हम आगे, कुछ थोड़ा सा लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस, लेंस में ध्यान रखना कि उत्तल लेंस का बोल रहा है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता था, अपसारी दर्पण, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये अभिसारी दर्पण हो जाता है। क्या होता है, अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस में कौन सा लेंस हो जाएगा, ये अभिसारी लेंस हो जाएगा। और अवतल बोल दिया कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाता है अपसारी लेंस। इस बात से ध्यान रखना है कि लेंस और दर्पण में अंतर क्या है, कि इसमें जो क्या है, दर्पण में जो क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है वो अवतल का हो जाएगा, अवतल का होता है जो उत्तल का हो जाएगा। यानी अभी पढ़े थे कि अवतल दर्पण में को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, यानी इसके अंदर उल्टा हो जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस होते हैं ना, वो हमारे आंखों के अंदर जो लगे होते हैं, जो कौन सा लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस लगे होते हैं। और उत्तल लेंस में हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होता है, अगर पावर एक पूछ लेता है कि P बराबर जो होता है ना, पावर इसका क्या होगा। तो पावर एक ध्यान रखना कि पहले तो लेंस का क्षमता का सही मतलब कई बार पूछता है कि लेंस की क्षमता का जो है सही मतलब क्या है। तो याद रखना कि डायऑप्टर क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है ना, पावर पूछ ले कि पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता का जो सही मतलब होता है वो क्या होता है, वो डायऑप्टर होता है। कई बार पूछता है। और डायऑप्टर किस में होता है, हमेशा ध्यान रखना कि डायऑप्टर हमेशा मीटर में मापा जाता है, ठीक ना, मीटर में होगा। इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऐसे दे देगा कि मानिए कि P बराबर +5D है, ठीक ना, क्या पूछ ले कि P बराबर +5D, यानी किसी लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा। क्या पूछे कि अगर किसी लेंस की जो क्षमता दिया है ना वो 5D है, या किसी कोई भी अंक दे सकता है, पॉजिटिव में दिया हो, तो अगर पॉजिटिव में दिया हो तो ध्यान रखना है कि वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। पॉजिटिव में 5, 10, 20 कुछ भी दे, तो पावर अगर दिया है, यदि शक्ति जो किसी लेंस की जो क्षमता दिया है वो प्लस में दिया है, तो प्लस में किसका होता है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना पॉजिटिव में होगा। जो P बराबर माइनस में दे दिया 5D 10D कुछ भी दे दिए, तो ये किसका होता है, अवतल लेंस का होता है, ठीक ना। तो इससे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर अवतल दर्पण, या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ करके दे देगा किसी लेंस की जो क्षमता है वो क्या होता है। तब लेंस की जो क्षमता होती है ना, इसका याद रखना कि P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है ना, क्षमता बराबर 1/f होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको f दे देगा, और f देने के बाद क्या कर देगा, आपको f दे करके पूछ ले कि इसकी क्षमता क्या है। तो इसकी क्षमता आपको आप पूछ सकता है ऐसे। तो आप ध्यान रखिएगा कि P अगर कुछ नहीं दिया है, अगर माने कि f दे दिया, तो इसके जगह रख करके क्या कर सकते हैं, इसकी क्षमता निकाल सकते हैं। अगर क्षमता किस में आया हो, पॉजिटिव आया हो, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और क्षमता निगेटिव आया तो कौन सा लेंस होगा, तो वो अवतल लेंस होगा। इस पर विशेष रूप से आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्लस में अगर किसी चीज का डायऑप्टर क्षमता दिया है तो उत्तल लेंस का होगा, और माइनस में दिया हो तो अवतल लेंस का दिया होगा।